कोई ऐसा प्रोसीजर है मेडिकली कि लोग यंग रह सकें? टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम स्टेम सेल्स या एक्सोसोम्स कहते हैं। ये बंदे को अनिल कपूर भी बना सकती है और ये बंदे को रोनाल्डो भी बना सकती है। एक्सोसोम ने जाके एक मसल को, एक बॉडी के उस हिस्से को ये बताना है कि भाई तुम्हारी रीजनरेशन होनी चाहिए। किसी जगह पे इसको टारगेट करके लगाएंगे तो उस जगह की रीजनरेशन शुरू हो जाएगी। थेरेपी है किसी टाइप की कि आपके अपने ही सेल्स यूज करके और आपके डिफरेंट डिजीजेस को डील किया जा रहा है? सऊदी अरेबिया से आए थे यंग मैन ऑफ 35 इयर्स ऑफ एज। सोराइसिस में स्किन बिल्कुल इस तरह हो जाती, स्किन उतरना शुरू हो जाती है। एक्सोसोम्स लगाए 6 महीने हो चले हैं, माशाल्लाह इज एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल। क्या हम अपनी उम्र को भी कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब हम ये कर सकते हैं कि नहीं यार मैं इतने साल तो जिंदा रह सकता हूँ? बूढ़े बंदे को जवान कर दें, एक अनफिट बंदे को फिट कर दें, एक हार्ट अटैक के मरीज को सही कर दें, एक फालिज के मरीज को बेहतर कर दें, तो इससे बड़ी यूनिक चीज़ क्या हो सकती है। मेरे पास जो लोग शियाटिका के साथ आते हैं उनका ये ख्वाब होता है कि हम जिंदगी में कभी सजदा करें। जैसे आप बता रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत ही सिंपल है, बाल चले गए तो बाल दोबारा आ जाएंगे, मोटापा आ गया तो मोटापा कम हो जाएगा, घुटने खराब हो गए तो घुटने ठीक हो जाएंगे, इवन इनफर्टिलिटी है तो बेबी भी पैदा हो जाएगा। इसीलिए तो ये फील्ड ऑफ फ्यूचर है। अल्टीमेटली सबको इसके बारे में मालूम होना है। मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज कैसे अपनी उम्र छुपाते हैं, ये बुढ़ापे में जाने के बावजूद यंग कैसे नजर आते हैं, इनके पीछे ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसी कौन सी थेरेपीज हैं जो इनको जवान रखती हैं। आज हम डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी से वो सारी थेरेपीज के बारे में बात करेंगे जो आपकी एजिंग को कंट्रोल करती हैं, और इसके साथ साथ ये थेरेपीज आपकी कौन सी बीमारियों को डील करती हैं, ये सब आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर शहजाद करीम साहब। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, उसका मकसद ये है कि 30s के बाद बहुत सारे लोग एजिंग की तरफ चले जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है मेडिकली कि लोग यंग रह सकें? जैसे महानूर बलोच, अनिल कपूर, ये बूढ़े होते ही नहीं है, ये तो 30s क्या 50s भी क्रॉस कर चुके हैं। तो क्या मेडिकली प्रोसीजर है? उनको छोड़ें। कभी आपने देखा है कि रोनाल्डो और मेसी फिट कितने? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। आपका ख्याल है कि ये सारा कुछ सिर्फ इनकी फिजिकल फिटनेस है? इसमें बहुत बड़ा रोल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम स्टेम सेल्स या एक्सोसोम्स कहते हैं। अच्छा, ये क्या होती है, ये कैसे होती है, ये क्या करती है? ये बंदे को अनिल कपूर भी बना सकती है और ये बंदे को रोनाल्डो भी बना सकती है। वाह। तो मैं आपसे फिर ये पूछना चाहती हूँ कि ये स्टेम सेल्स क्या है? ऐसे कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। मसलन सेल्स चेंज भी होते हैं, फिर डिस्ट्रॉय भी होते हैं और फिर दोबारा बनते हैं। मिसाल उसकी ये है कि जैसे ब्लड के सेल्स हैं, बालों के सेल्स हैं, स्किन के सेल्स हैं, इस तरह जिस्म के अंदर भी तमाम सेल्स बनते और नए बनते रहते हैं। अच्छा, सोचने की बात ये कि पुराना सेल तो चला गया, नया कहाँ से आया? बिल्कुल अल्लाह ठीक। ताला ने तमाम जिस्म के अंदर एक स्टोर बनाया हुआ है जिसमें से वो सेल्स निकलते रहते हैं, बनते रहते हैं, रीजनरेट होते हैं और उसके बाद फिर वो इस्तेमाल होते हैं और फिर वो आखिरकार ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इस जो स्टोर वाले सेल्स है ना, इनको स्टेम सेल्स कहते हैं। तो और इसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट है बॉडी के अंदर के हर इंसान के अंदर इतने ही पड़े हुए हैं? अनलिमिटेड अमाउंट है, लेकिन ठीक है। एज के साथ साथ ये अमाउंट कम होती जाती है। अच्छा। यानी जितना बंदा बड़ा होता जाता है, जितना बूढ़ा होता जाता है, उतने स्टेम सेल्स की जो अमाउंट है, या समझे जो स्टोर है, वो कम होता जाता है। ठीक है। इसी तरह, इसीलिए ये जो लोग जिनके नाम मैंने आपको लिए, इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि इन लोगों में से अक्सरियत ने, मे बी सब ने ना सही, इन लोगों ने अपने जवानी के दौरान अपने स्टेम सेल्स निकलवा के उनको स्टोर कर दिया हुआ है बॉडी से बाहर? बाहर निकाल के। ये तरीक़ेकार मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है। अच्छा, उनको स्टोर कर दिया जाता है। बाद में जब कभी ज़रूरत पड़े, ख़ास तौर के ऊपर जो जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं, जो लोग इस किस्म के फिज़िकल काम करते हैं, तो इन स्टेम सेल्स को एक ख़ास तरीके से प्रिपेयर करके लगा दिया जाता है। तो आप ये समझें कि बंदे का अपना जो स्टोर है उसको दोबारा आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद मिल जाता है, तो उसकी समझें कि बहुत हद तक उसकी जवानी वापस आ जाती है। ये अच्छा। पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक तरीक़ेकार है जो कि सारी दुनिया में अब राइज है। इसमें कुछ एथिकल इश्यूज ज़रूर हैं कि ये कहाँ से आए, कैसे बने, किसको दिए और किस तरह लग सकते हैं, लेकिन ये इस वक्त जो लेटेस्ट तरीका है दुनिया में, इसी नई फील्ड को रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। यानी वो चीज़ें हम जो रीजनरेट कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल कितना है, इसमें क्या कुछ हो सकता है, आप सुनेंगी फ्रॉम मेडिसिन टू लेके टू इनफर्टिलिटी। आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि ये फ्यूचर की फील्ड है। सो दिस इज़ नोन एज रीजनरेटिव मेडिसिन।
वेरी नाइस। तो रीजनरेटिव मेडिसिन में यानी सारा जो काम कर रहे हैं वो स्टेम सेल्स कर रहे हैं। बहुत हद तक। ठीक है। इसके बाद स्टेम सेल्स के बाद की एक और नई किस्म है जिसको हम एक्सोसोम्स कहते हैं। ठीक ये है। स्टेम सेल्स की एक बाद की लेटेस्ट टेक्निक है। इसमें भी हम सेल्स बनाते हैं या सेल्स की किस्म की एक चीज़ बनती है जिसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब ये बेसिक है कि किस चीज़ के लिए इंजेक्ट कर सकते हैं। हम सर के बालों के से लेके जॉइंट्स तक और इनफर्टिलिटी यानी बच्चे की पैदाइश से लेके कैंसर तक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ये स्टेम सेल्स को लगा सकते हैं। चाहे वो फालिज के मरीज़ हों, चाहे वो हमारे ऐसे लोग हों जिनको डायबिटीज़ है, या वो लोग हों जिनके वीकनेसेस हैं। तो बेशुमार बीमारियों में अभी रिसर्च जारी है, लेकिन मैं हर बार यही कहूँगा कि दिस इज़ द फील्ड ऑफ द फ्यूचर। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने बताया कि स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के अंदर अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करवाते हैं कि वो अपने स्टेम सेल्स को बॉडी से बाहर स्टोर करवा देते हैं। तो क्या हम इन्हें अपनी बॉडी के अंदर ही किसी तरह स्टोर नहीं कर सकते? बॉडी का हर वक्त वो तो रीजनरेट होती रहती है, वो हम्म। स्टोर नहीं होगी, वो यूज़ हो जाएंगे ना। जैसे ओके। आपके जेब में पैसे पड़े हों, तो जेब में पैसे पड़े रहेंगे तो वो यूज़ हो जाएंगे। यूज़ हो कभी जाएंगे। ना कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप वही पैसे निकाल के किसी बैंक में रख देंगे, तो बैंक में आपको जाना पड़ेगा, चेक बुक लेके जाएंगे, फिर कुछ तरीक़ेकार है उसका। सो वो स्टोर, जैसे समझें कि उसको हम स्टेम सेल स्टोर समझ लें, स्टेम सेल बैंक समझ लें। तो ये तो बैंक स्टेम में सेल स्टोरेज है। स्टोर या स्टेम सेल बैंक क्या है, किधर है, कैसे स्टोर हो सकता है? ये बड़ी हाई टेक फील्ड है। मुल्क से बाहर यूरोपीय मुल्कों में, अमेरिका में, यूरोप में चंद एक ऐसे स्टोर्स हैं जिनका काम ही ये है कि वो इन स्टेम सेल्स को आप उनके पास अपना रजिस्टर कराते हैं अपने आप को, और वो आपके स्टेम सेल्स निकाल के उनको स्टोर कर लेते हैं। और फिर वो साल हर साल स्टोर रहते हैं। फिर आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है वो अपना कोड पासवर्ड बिल्कुल बैंक की तरह देंगे, वो आपको स्टेम सेल्स उनके निकाल देंगे, और जिस लैब के पास आपने भेजने होंगे या उन्होंने नहीं लैब का बंदोबस्त किया होता है, वो उसके मुताबिक वो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस पे कितना बजट आता है आपका? ये एक बहुत महंगा काम है, काफ़ी महंगा काम है। लेकिन अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़रा सोचने और आसान करने की ज़रूरत है। स्टेम सेल्स बेसिकली हम निकालते कैसे हैं? हम्म। स्टेम सेल्स, अब अगला सवाल यही होना चाहिए ना कि स्टेम सेल्स कैसे निकालते कैसे हैं? निकालते हैं? हम स्टेम सेल्स निकालते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से। मसलन जो खून में से निकल सकते हैं। मसलन जो खून की हड्डियाँ हैं, ब्लड की है, उसमें जो हड्डियाँ हैं उसमें से निकल सकते हैं। हम उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं एक सिरिंज, उसमें से वो गूदा निकालते हैं और उसके अंदर से स्टेम सेल्स निकल आते हैं। इसी तरह हम बहुत सारी जगहों के ऊपर जो बॉडी की फ़ैट है, पेट की ख़ास में जो फ़ैट है, उसके अंदर होल करके उसको निकाल लेते हैं, स्टेम सेल्स निकालते हैं। उसको अच्छा। फिर प्रिपेयर किया जाता है और उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है। यानी सर्जिकल है सारा। तकरीबन सर्जिकल है। हम्म। लेकिन हर स्टेम सेल स्टोर नहीं होता। अभी पाकिस्तान में जो इस्तेमाल हो रहा है वो ज़्यादातर वही है जो हम उसी वक्त निकाल के उनको प्रिपेयर करके इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, यानी पाकिस्तान में अभी तक ये स्टोर नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, उसका नाम है एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स को किसी जगह से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये प्रिपेयर्ड आते हैं पहले ही। क्योंकि स्टेम सेल ने तो ऑब्वियसली सोचा अगर किसी के बोन मैरो में से कोई चीज़ निकालनी है, किसी के मसल में से कोई चीज़ निकालनी है, या किसी के जिस्म के किसी भी हिस्से में ड्रिल करके या मशीन में वो सकर डाल के वो चीज़ निकालनी, इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस एट टाइम्स। लेकिन ये जो एक्सोसोम्स हैं, ये बेसिकली समझे कि एक पैगाम रसां हैं। अब ये कहा ही जाता है कि किसी एक बंदे का जो ट्रैश है वो किसी दूसरे बंदे का ट्रेयर हो सकता है। यानी एक बंदे की जो ज़ाया की हुई चीज़ है अगले बंदे बिल्कुल के वो। लिए ख़जाना साबित हो बिल्कुल। सकती है। इसी तरह जो एक्सोसोम्स है बेसिकली ये सेल्स की एक किस्म है, बाई प्रोडक्ट है। इनको पहले ये समझते थे कि ये एक ज़ाया शुदा चीज़ है, लेकिन इनके अंदर एक मालूमात का ख़जाना है। मसलन अब मिसाल देता हूँ, अगर हम किसी के किडनी में सिस्टम वो जो एक्सोसोम्स हैं वो किसी की किडनी में जाके ये पैगाम दे सकते हैं कि जो किडनी फेलिंग किडनी है, कि जनाब आपके सेल्स जो बच गए हैं उनको नए सिरे से दोबारा बनाना शुरू कर दो। वो ठीक जो है। फेलिंग किडनी है उसकी इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है। अच्छा। जी बिल्कुल, ये यूज़ हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा वो लोग जिनका लिवर फेल हो रहा है, एक हद से ज़्यादा नहीं, उसमें जो हेल्दी सेल्स हैं अगर उनको ये पैगाम दे दिया जाए कि भाई आपकी रीजनरेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो जितनी तेज़ी से रीजनरेट करेंगे उससे ज़्यादा तेज़ी से होगा जितनी देर में वो दूसरे सेल जो ख़त्म हो रहे हैं। सो आप लिवर को भी रीजनरेट कर सकते हैं। देखिए ओह। कितनी बड़ी बीमारी के अंदर एक कितना बड़ा ये एक रेवोल्यूशन है।
कि आप उनके उसी के सेल्स को, बाहर से कोई चीज़ नहीं अब जा रही, हमने सिर्फ यानी ये उनको सेल पैगाम दिया। थेरेपी है किसी टाइप की कि आपके अपने ही सेल्स यूज करके और आपके डिफरेंट डिजीजेस को डील किया जा रहा है। हमने उन सेल्स को ये मैसेज दे दिया कि आपकी रीजनरेशन की जो स्पीड है वो तेज़ होनी चाहिए। ठीक जैसे है। रीजनरेशन की स्पीड तेज़ होगी तो जो डाइंग सेल्स हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जो वो लिवर जब रीजनरेट करेगा तो वो अपनी सारी जो काम है उनकी प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगी। सो दैट विल गो टुवर्ड्स दी हेल्दी लिवर। ये तो बीमारियां आ गई ना। इसके अलावा हमारे पास जो एस्थेटिक्स में बहुत यूज़ होता है, हमारे पास बेशुमार लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी बालों के लिए जैसे ये एक्सोसोम्स यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल पीआरपी की तरह इनको मिक्स करके बालों में लगाया जाता है। ये क्या करते हैं कि उन बालों की ग्रोथ का जो रेट है वो बढ़ जाता है। हम बिल्कुल बेसिकली हम ठीक है। कहते हैं किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए फैक्टर्स चाहिए, इसको हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। फ़र्क इतना है कि आपने अक्सर पीआरपी का नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना है। पीआरपी में अगर 8 ग्रोथ फैक्टर्स हैं मसलन, तो जो एक्सोसोम्स है उसके अंदर 400 है। इतना फ़र्क है। तो वो लोग जो स्किन के लिए, एस्थेटिक्स के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए ये यूज़ करना चाहते हैं, वेल बीइंग के लिए, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं। ऑब्वियसली इन चीज़ों का जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, इनका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, इनकी अफादियत बढ़ती जाएगी और इनको हर तरह के कामों में इस्तेमाल किया जा सकेगा, अदर दैन बीमारियों के अलावा भी, हेल्थ के लिए भी, फिटनेस के लिए भी और वेल बीइंग के लिए भी। वेरी नाइस। तो जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि एक्सोसोम्स के थ्रू आप लोग मैसेज दे देते हैं, तो ये एक्सोसोम्स भी क्या उनकी बॉडी से अपने से लिए जाते हैं कि ये आप लोगों के पास सेपरेटली है कोई चीज़ जिसको आप इंजेक्ट करते हैं और वो आपकी बॉडी में सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं? अच्छा, एक्सोसोम्स बेसिकली इनका सोर्स क्या है? एक्सोसोम हुँ। 2-3 तरीकों से जनरेट होते हैं। पाकिस्तान में भी अब बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली उनमें से इम्पोर्टेंट है। वो हुँ। यूरोप के मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, अमेरिका की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, टर्की से लेके तो अमेरिका तक बहुत सारी कंपनी जो अभी एक्सोसोम्स बना रही हैं। इनका बेसिकली सोर्स जो होता है वो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है। ठीक है। ऑल होती है, कॉर्ड सेल्स होते हैं, वहाँ से ये लोग इनको निकालते हैं, उनको फिर प्रिपेयर किया जाता है। एक ये बड़ी हाई-टेक टेक्नीक है। उसके बाद इनको छोटे-छोटे सेल्स में तक़सीम किया जाता है, इनको फिर पैक किया जाता है -80 डिग्री में। -80 डिग्री का टेम्परेचर चेन मेंटेन करना ज़रूरी है, फ्रॉम सोर्स यानी अपनी प्रोडक्शन साइट से लेके टुवर्ड द ह्यूमन बॉडी। जब ये हमारे पास पहुँचते हैं -80 डिग्री में, हम इनको ख़ास तरीके से प्रिपेयर करते हैं, फिर उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मसलन ठीक है। किसी के घुटने ख़राब हैं, तो वो उनके अंदर होता ही है कि 2 घुटनों के 2 हड्डियों के दरमियान एक कार्टिलेज होती है, बिल्कुल जो होती है। ख़त्म हो जाती है। ये एक हद से ज़्यादा ख़त्म हो जाए तो फिर उस घुटने को रिप्लेस करना पड़ता है, चूँकि कार्टिलेज बनती नहीं दोबारा। लेकिन अगर आप स्टेज 2, स्टेज 3 के अंदर उस कार्टिलेज के अंदर ये एक्सोसोम्स लगा दिए जाएँ, तो वो कार्टिलेज विदिन 3 टू 4 मंथ्स दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। जब नाइस। दोबारा बनना शुरू हो जाएगी तो फिर उस सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो मकसद ये है कि अगर आप एक चीज़ को टाइम पे पकड़ लें और उसको डायग्नोज़ कर लें और उसको प्रॉपर ट्रीट कर लें, तो बहुत सारी सर्जरी से, बहुत सारे ऑपरेशन से और बहुत सारे और इलाजों से बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे ही आपने मुझे घुटनों की एग्जांपल दी है कि कार्टिलेज भी दोबारा बनना स्टार्ट हो जाती है, तो और किस किस्म की बीमारियां हैं जो हम स्टेम सेल थेरेपी या एक्सोसोम थेरेपी से जो है वो क्योर कर सकते हैं? हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा डायलेमा है, वो है इनफर्टिलिटी। बिल्कुल ऐसा है। हर दूसरे घर में इनफर्टिलिटी का कोई ना कोई पेशेंट है और वो हकीमों से लेके, होम्योपैथ से लेके, दम दरूद से लेके, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये बीत रही हो, वो ये ना करें। हम्म। अच्छा, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। बिल्कुल उनमें ऐसा। से एक बहुत बड़ा कॉज़ ये है कि जो अंडेदानियाँ हैं वो अंडे नहीं बनाती, एग्स नहीं बनते, जिसको बिल्कुल हम ऐसा। ओवेरियन फेलियर कहते हैं। हम्म। अच्छा, ओवेरियन फेलियर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यही जो एक्सोसोम्स हैं, इनकी एक मखसूस किस्म जो होती है, उनको हम ओवरीज़ में लगा देते हैं। अगला अच्छा। सवाल कैसे लगाते हैं? बिल्कुल। ओवरीज़ के लगाने के 2-3 तरीके हैं। मसलन हम अल्ट्रासाउंड, हम रेडियोलॉजी के जो लोग हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड करके ओवरीज़ को पिन पॉइंट करते हैं और एक इंजेक्शन के ज़रिए ओवरी के अंदर वो लगा देते हैं। अच्छा। बाज़ औक़ात उस इन्हीं एक्सोसोम्स को हम ड्रिप की सूरत में दे सकते हैं और बाज़ औक़ात इन्हीं एक्सोसोम्स को हम लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ऐन ओवरी के अंदर लगा सकते हैं। एनीवे, वो जब ओवरी के अंदर पहुंच गए, उन्होंने ओवरीज़ के अंदर वो जो एग्स हैं उनकी प्रोडक्शन शुरू कर देनी है। आप ये सोचें कि इतना बड़ा प्रोसीजर करने की बजाय आपने सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना है,
लेकिन दैट शुड बी टारगेटेड। डोज कितनी देनी है, कैसे देनी है, कहाँ से देनी है, तरीक़ेकार क्या होगा, कितनी दफ़ा इसको रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें विद एक्सपीरियंस सीखी जा सकती हैं। और ओवेरियन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, यानी एग्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। जब एग्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी तो इज़ अ ह्यूज चांस कि आपकी जो इनफर्टिलिटी है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। किसी भी एज में लाइक अगर किसी पेशेंट को पता चला है, फीमेल स्पेशली जो 40s में जाके उसे समझ में आया कि एक ये भी ट्रीटमेंट है, तो मैं ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ। तो अगर वो 40s या 40 प्लस में आपके पास आती है, तो क्या उस एज में भी जो है वो ये चांसेस हो सकते हैं कि वो अ, बेबी बॉर्न कर सके? जितनी एज बढ़ती जाती है चांसेस कम होते जाते हैं, बट बिफोर मीनोपॉज हुँ। इफ इवन शी इज़ 40 प्लस और इनका मीनोपॉज नहीं है, मेंसेस उनके ठीक हैं और मकसद मसला उनको ओवेरियन फेलियर है, यस शी कैन ट्राई, क्यों नहीं। मैंने कोई हुँ। पेशेंट देखे जो गेट प्रेग्नेंट आफ्टर द 40 इयर्स ऑफ एज, हो सकता है, वॉव! बिल्कुल हो सकता है। अमेजिंग। तो जैसे आप बता रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत ही सिंपल है, बाल चले गए तो बाल दोबारा आ जाएंगे, मोटापा आ गया तो मोटापा कम हो जाएगा, घुटने खराब हो गए तो घुटने ठीक हो जाएंगे, इवन इनफर्टिलिटी है तो बेबी भी पैदा हो जाएगा। तो ये जितना आप सिंपल बता रहे हैं तो ये अभी तक इतना कॉमन क्यों नहीं है, अभी तक हर इंसान को इसके बारे में पता क्यों नहीं है? अभी अवेयरनेस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है। अभी शायद हमारे पास मुल्क में हम उस टेक्नोलॉजी में या टेक्नीक में उस लेवल तक नहीं पहुँचे। इसीलिए तो ये फ़ील्ड ऑफ फ्यूचर है। हम्म। अल्टीमेटली सबको इसके बारे में मालूम होना है, अल्टीमेटली लोगों ने ट्रेन होना है, अल्टीमेटली पाकिस्तान में भी प्रोडक्शन इनकी एक्सोसोम्स की, स्टेम सेल्स की एक मैस लेवल पे शुरू होनी है, इनको स्टैंडर्डाइज़ होना है। देखिए इनमें ना मसला इस वक़्त ये है कि इसमें कुछ एथिकल इश्यूज़ भी आते हैं कि जब जैसे कि? एक जैसे कि मसला अब जो एक्सोसोम्स हैं, इनकी प्रोडक्शन बाहर अम्बिलिकल कॉर्ड से या प्लेसेंटा से हो रही है, बिल्कुल। वो पता नहीं किसका है। वो पता नहीं किसका है। वो कहाँ से, चूँकि यानी बेसलाइन प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है। फिर कोई चीज़ें इनमें से चंद चीज़ें एफडीए ने अभी अप्रूवल में टाइम लेना है। लोगों का अभी तक इसमें एक्सपीरियंस सालों का नहीं है कि भई अगर हम्म। ये 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर हमने एक प्रोसीजर कराया था, उसका 10 साल बाद क्या इफ़ेक्ट होंगे। सो अभी हम्म। रिसर्च जारी है, अभी ख़ास तौर के ऊपर जो जानवरों पे रिसर्च तो मुकम्मल बहुत हद तक हो चुकी है, चल भी रही है। सो इट्स स्टिल अंडर एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में अगर हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें उसके रिजल्ट्स क्या, आज से 5 साल बाद क्या होंगे। सो हम्म। बट स्टिल ये चूँकि इसके ऊपर काम जारी है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हमें बज़ाहिर ये लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक आपने सिर्फ़ एक मैसेंजर ही तो भिजवाया है, जिसने जाके उसी के सेल को ये कह दिया कि भाई ये काम दोबारा शुरू कर दो। इसमें हम्म। नुकसान वाली बात भी कोई नहीं लगती। लेकिन जब तक आप उसके कुछ अर्सा गुज़ार नहीं लेते, इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट देख नहीं लेते, उस वक़्त उसके बारे में आपको 100% गारंटी नहीं दे सकते। जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के बाहर ये सारा काम हो रहा है और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो संभाल के अगर हम पाकिस्तान में रखना स्टार्ट कर दें अपने बच्चों की, ठीक है, तो क्या वहाँ से स्टेम सेल्स दोबारा से हमें मिल सकते हैं? हो रहा है पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में ये काम शुरू हो गया है। ये जो बहुत सारी जगहों के ऊपर हम ये यूज़ करते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल जो निकालने का जो सोर्स है ना, बेसिकली वो ज़्यादातर वो पेट में से निकालते हैं, फैट में से या बोन मैरो में से निकालते हैं। तो हम्म। वो भी पाकिस्तान में हो रहा है काम, लेकिन बड़ा लिमिटेड है, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। इसलिए हर एक बंदे को इसके बारे में भी पता नहीं, हर बंदा इसके बारे में अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। और इसके बाद इसकी कोई स्टैंडर्डाइज़्ड प्राइस भी कोई नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोडक्शन ऐसी है जिसके बारे में आप कोई लिमिट नहीं कर सकते कि ये इतने का होगा, ये इतने का होगा। सो जब तक आपके पास इसका नॉलेज नहीं है, ज़्यादा लोग सीखते नहीं हैं। पाकिस्तान में भी इवन रीजनरेटिव मेडिसिन की डिग्रीज़ भी शुरू हो गई हैं, लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पे अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन के आगे ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। सो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस आ रही है। अब आप कभी आप जाएँ ना एस्थेटिक्स वालों के पास, आप बालों वालों के पास जाएँ, जो लोग बाल ग्रो करते हैं, तो उनमें से हर दूसरे बंदे को इस फ़ील्ड के बारे में आइडिया ज़रूर होना शुरू हो गया है। अच्छा, अगर हम पीआरपी लगवा सकते हैं, तो थोड़ा-सा एडिशन करके ये क्यों नहीं लगवा सकते? लेकिन सर इसमें भी तो अभी तक बहुत सारे धोखे हैं ना, लोग पैसा छापने के चक्कर में अगले की स्किन, अगले के बाल, अगले को मतलब बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें भी तो कर रहे हैं ना। तो इसमें पूछने का मकसद यही है कि अगर हम अपने ही सेल यूज़ करके खुद को यंग रख सकते हैं, जैसे कि मेडिकली ये चीज़ें अप्रूव्ड हैं और हो भी रही हैं, तो हम अगर ये फेक चीज़ों की तरफ ना जाएं, जैसे कि अब वाइटनिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा ड्रिप्स लग रही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप स्लिम ड्रिप्स आ गई हैं, एस्थेटिक्स में जाएँ तो पीआरपी बालों के लिए डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ गई हैं। तो इन सब धोखों से बचने के लिए ये ज़्यादा बेस्ट नहीं है कि हम इंटरनली ग्रो कर जाएँ, इंटरनली हम ग्रूम कर जाएँ? देखिए, मसला सिर्फ़ ये है कि अब बेशुमार यहाँ पे ब्यूटी पार्लर्स हैं या बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से ट्रेनिंग तो किसी को भी नहीं है। नहीं है। अब इस बात को चेक करना कि ये जो बंदा
आपको ट्रीट कर रहा है, क्या ये प्रॉपर्ली ट्रेंड भी है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। सारी दुनिया में है ना कि हर बंदा ड्रिप नहीं लगा सकता, हर बंदा स्टेम सेल्स नहीं लगा सकता, हर बंदा एक्सोसोम कह के एक टीके को नहीं लगा सकता। तो जो लगवाने वाला है, ये उसका भी तो फ़र्ज़ है कि जिससे पूछे, भाई तुम जो मुझे करने लगे हो, मेरे से चाहे तुम कुछ भी चार्ज कर रहे हो, आर यू प्रॉपर्ली ट्रेन्ड? आर हुँ, यू ए डॉक्टर? आर यू ए ट्रेन्ड पर्सन? जब एक ट्रेनिंग ही नहीं है किसी बंदे की, तो फिर वो जो मर्ज़ी लगाता रहे, किसी को क्या हुँ, फ़र्क पड़ेगा? तो हुँ। जिस तरह हम मेडिकल प्रोफ़ेशन वाले लोगों का फ़र्ज़ है कि हम अपने जो क्वालिटी लेवल का ध्यान रखें, इस तरह लगवाने वालों को भी तो पूछना चाहिए कि हम जो काम करवाने लगे हैं, वो बंदा प्रॉपर्ली ट्रेन्ड भी है कि नहीं? हुँ, आप गाड़ी ठीक कराने जाते हैं, मोटरसाइकिल ठीक कराने जाते हैं, आप मैकेनिक से पूछते हैं, भाई तेनू काम आंदा है कि नहीं आंदा? बिल्कुल जब ऐसा है। अपने आप को ठीक कराने जाते हैं, अपने बाल, अपनी स्किन अगले के हवाले कर दी, तो पूछता भी कोई नहीं कि भाई तुम्हारी ट्रेनिंग भी है कि नहीं इस मामले में? रीजनरेटिव मेडिसिन जिस तरह हमने बात की कि एजिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो एजिंग के अलावा इस मेडिसिन से हम और क्या-क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया था फीमेल इनफर्टिलिटी का, कि उसमें हुँ, बहुत सारी चीज़ें जो हम ठीक कर सकते हैं। इस तरह मेल इनफर्टिलिटी में भी हम बहुत सारा काम इसी रीजनरेटिव मेडिसिन से कर सकते हैं, हम करते भी हैं। ठीक है। यानी इसमें बहुत सारे मसाइल ऐसे मेल के हैं जो हम इसकी मदद से हल कर सकते हैं। हमारे पास लोग आते हैं जिनको इस किस्म से मुतल्लिका इनफर्टिलिटी से मुतल्लिका मसले होते हैं, तो वी कैन आल्सो हेल्प देम, तो इट्स नॉट ओनली उसमें द क्या-क्या फीमेल। चीज़ें आपने डील की हुई हैं? मेल को ना बहुत सारे मसले होते हैं इंटीमेसी के और आपस में रिलेशन के। हुँ, उनमें से बहुत सारे जो चीज़ें हैं दैट वी कैन सॉल्व देम, वी कैन हेल्प देम आउट। जिसमें ये पीआरपी से लेके और कुछ प्रोसीजर है जिसको हम पी शॉट के नाम से जानते हैं। हुँ, उसमें भी हम लोग एक्सोसोम्स यूज़ करते हैं और वो भी दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। बेसिकली इस एक्सोसोम ने जाके एक मसल को, एक बॉडी के उस हिस्से को ये बताना है कि भई तुम्हारी रीजनरेशन होनी चाहिए। सो हुँ, इसको आप टारगेट कर सकते हैं बिकॉज़ ये टारगेटेड सेल्स होते हैं। तो आप किसी जगह पे इसको टारगेट करके लगाएँगे तो उस जगह की रीजनरेशन शुरू हो जाएगी। सो इट कैन हेल्प फीमेल ऑल्सो, इट कैन हेल्प मेल ऑल्सो। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स भी आते हैं, हुँ। वो लोग जिनको फ़ालिज हो गया, अब ये सोचें कि फ़ालिज में क्या होता है कि एक दिमाग साइड के बिल्कुल एक हिस्से का जो एक वो काम निज़ाम करना रुक बंद कर जाता है, देता है। बिल्कुल वो ऐसा। क्यों होता है कि उस जगह पे या तो ब्लड की कमी हो जाती है, या जिसको जिसको स्ट्रोक कहते हैं, या जिसको हम इस्कीमिया कहते हैं, या उसकी जगह ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल अच्छा, अगर ऐसा। सपोज़ किसी को स्ट्रोक हुआ है, इस्कीमिया हुआ है, खून की कमी हुई है, तो उस जगह के सेल की डेथ शुरू हो जाएगी। हुँ, अगर आप उस जगह के ऊपर भी एक्सोसोम्स दे दें, उसको इंजेक्ट कर दें या इवन ड्रिप में लगा दें, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो जो सेल्स जो बाकी बच गए हैं, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाए। जब उनकी हुँ। ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तो वो जो अफ़ेक्टेड पार्ट है, उसको रीजनरेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अभी थ्योरी की बेस तक हैं, लोग इनको यूज़ भी करते हैं, कुछ को फ़ायदा भी होता है, कुछ को फ़ायदा नहीं भी होता। लेकिन हमें इतना पता है कि ये इसका नुकसान नहीं होता। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको फ़ायदा नहीं होता, जी, बिल्कुल ऐसे भी क्यों पेशेंट्स नहीं हैं। होता? उसमें बाज़ औक़ात सेल उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता। बाज़ हुँ, औक़ात लेवल ऑफ़ जो डिस्ट्रक्शन है या लेवल ऑफ़ डीजेनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको वो उतना हो नहीं सकता। इसी तरह हमारे पास और बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मैंने रीनल फेलियर का ज़िक्र किया, मैंने आपके साथ जो लिवर लिवर फेलियर। फेलियर का ज़िक्र किया। इवन अब कोशिश ये हो रही है कि जो कैंसर सेल्स हैं, उन कैंसर्स के लिए भी इसको यूज़ किया जा सके। अगला हाँ, सवाल, कैसे कैंसर के यूज़ लिए कर सकते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। उसमें हम कर ये सकते हैं कि जब हम इनको ये जो एक्सोसोम जो स्टेम सेल्स देंगे, तो जो हेल्दी सेल्स हैं, सपोज़ लिवर में कैंसर है, तो लिवर के जो हेल्दी सेल्स हैं, वो आउटग्रो कर जाएँगे कैंसर सेल्स को। और ये कैंसर सेल्स जो ये अभी तक सिर्फ़ मैटर ये है कि जो एक मैसेज आपने दे दिया सेल ग्रोथ के लिए, तो ये ना हो कि ये मैसेज कैंसर सेल्स को चला जाए और उनकी ग्रोथ उनकी ज़्यादा शुरू हो जाए। ग्रोथ हो सो जाए। ये वो चीज़ें हैं जो भी रिसर्च माँगती हैं। इसलिए हम हुँ। इनको कैंसर सेल्स के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस ओपननेस से, उस आसानी से, उस ज़्यादा तरीके से जिस तरह के हम बालों के लिए या स्किन के लिए या एस्थेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं। यानी लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो एक्सोसोम एस्थेटिक्स फील्ड में तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, हुँ, लेकिन अभी और मेजर डिजीज़ेज़ में आप लोग थोड़ा-सा इसको रोक के ही चलते हैं कि बड़ा यहाँ पे ध्यान से। करना जी, चाहिए कि जी, नहीं और करना लेकिन चाहिए। दे शुड बी सुपरवाइज़्ड। मकसद ये है हुँ। कि ये सुपरवाइज़्ड हों, जिनको इनके बारे में पता है, जिसको इसके बारे में इस्तेमाल आता है, जिसकी इस बारे में ट्रेनिंग है, ये उसी को करनी चाहिए। आपने अभी तक कोई ऐसा वर्स्ट केस डील किया हो और देखा हो कि भई एक्सोसोम्स या स्टेम सेल थेरेपी के बाद वो बंदा तो बड़ा जी है वो अप टू डेट हो गया या उसका जो भी प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया?
जी, बिल्कुल, मेरे पास एक बीमारी होती है सोराइसिस, अगर आप जी, की जी, इजाज़त बिल्कुल। होगी, तो आप बेशक उसकी उसमें उनमें उनकी पिक्चर्स भी दिखा सकते हैं, उसके जी, अंदर जी। सिर्फ़ उनकी ज़रूर शेयर वो कीजिएगा। सऊदी अरेबिया से आए थे, यंग मैन ऑफ 35 इयर्स ऑफ एज। सोराइसिस में स्किन बिल्कुल इस तरह हो जाती है, स्किन उतरना शुरू हो जाती है हुँ। और स्किन ऐसे उतरना शुरू हो जाती है कि बंदा बैठता है तो उसकी स्किन नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल खुश्क होके। उसको अच्छा। हमने फिर एक्सोसोम्स लगाए। एक हम और प्रोसीजर करते हैं ओज़ोन थेरेपी के साथ, उसको हम ऑटो इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। यानी हम उसमें ब्लड निकालते हैं थोड़ा-सा, ब्लड के अंदर ओज़ोन को मिक्स करते हैं और उसको वापस लगा देते हैं। एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है। उनको मुश्किल से मेरा ख़्याल है 2 या 3 सेशंस ही हुए होंगे ऑटो इम्यूनोथेरेपी का और 1 सेशन सिर्फ़ एक्सोसोम्स का। हुँ। और उसके बाद अब इसको 6 महीने हो चले हैं, माशाल्लाह ही इज़ एब्सोल्यूटली फाइन, नॉर्मल, मूविंग अराउंड, उनके घुटने भी काम नहीं कर रहे थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। अब वो माशाल्लाह उम्रा भी करते हैं, ड्राइव भी करते हैं, आते-जाते भी हैं, अपने बिज़नेस पे भी जा रहे हैं। और हमने क्या किया, सिर्फ़ एक ड्रिप लगाई एक्सोसोम्स की और 1 या 2 हमने सेशंस किए ऑटो इम्यूनोथेरेपी के, क्योंकि ऑटो इम्यूनोथेरेपी भी एक नई फ़ील्ड है। उसमें होता है कि हम ब्लड निकाल के उसमें ऑक्सीजन मिक्स करते हैं। हमारी हुँ। सारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बिल्कुल तो ऐसे। जैसे ही ऑक्सीजन चली जाएगी, सारी बॉडी रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। आपकी ग्लो आनी शुरू हो जाएगी, बाल बेहतर होना शुरू हो जाएँगे, मूड बेहतर हो जाएगा, आपके जो स्किन है वो ग्लो करना शुरू कर देगी। किया क्या? सिर्फ़ ऑक्सीजन दी। दैट्स इट। वॉव! कल रात को भी एक पेशेंट मैंने डील किया, उनके जिस्म में बेशुमार दर्दें थीं और खिंचाव होता था और चला नहीं जाता था। ही इज़ ए यंग मैन ऑफ 75 इयर्स ऑफ एज। बट हुँ। द 2 आफ्टर 2 सेशंस ही केम, जैसे रात को वो आए तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा जी मेरी दर्दें भी बेहतर हो गई हैं और मैं चलता-फिरता भी हूँ, मुझे भूख भी लगती है। उसमें ना कोई स्टेरॉइड है, ना कोई एंटीबायोटिक है, ना कोई और चीज़ है। इट्स जस्ट यू टेक, सिर्फ़ ऑक्सीजन दी जाती है। सो हुँ। अब ये वो चीज़ें हैं जिसमें कोई नुकसान नहीं है, जिसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उनके लिए कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें सिर्फ़ ट्रेन्ड लोग करें, जिनको पता हो कि हमने किसको कितनी डोज़ देनी है और किस तरह देनी है। सर, कभी आपने एक्सोज़ोम थेरेपी अपनी ज़ात के ऊपर ट्राई की? मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगा। और फैमिली में किसी को ऐसी कोई ज़रूरत पेश आई हो कि मेरे किया? फैमिली के अंदर जो हमने वो ऑटो इम्यूनोथेरेपी है, जो ये स्किन में लगाते हैं, ये सारा कुछ हमने किया हुआ है। और सबसे पहले वो जो ओज़ोन वाला इस्तेमाल है, वो हम खुद अपने ऊपर भी करते हैं। वो मैं अपने ऊपर भी कर चुका हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है, तो जब आप तक आपका अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अपने ट्रीटमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, जो मैं अपने पे नहीं कर सकता, अपनी फैमिली पे नहीं कर सकता, वो मैं किसी और पे कैसे कर सकता हूँ? तो मैं हुँ। ये कह रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, डेफ़िनेटली हम ज़रूर करेंगे। यानी ये बिल्कुल सेफ़ है। इसके बारे में मिथ्स हैं कोई? कोई उस तरह के मिथ्स अभी नहीं हैं। हुँ। तो अभी जब आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को इल्म होना शुरू होगा, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू होगा, तो फिर मिथ्स भी क्रिएट होंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में इस ऐसी चीज़ को ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस पे बजट मिनिमम क्या बजट स्टार्ट होता है? ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एक्सोसोम्स या नंबर ऑफ स्टेम सेल्स आपने कितने देने हैं, ये बिलियंस में हुँ। आते हैं। फिर उनकी क्वालिटी है, जो जो यूरोप से इंपोर्ट होते हैं, जो अमेरिका से इंपोर्ट होते हैं, जो पाकिस्तान में बनते हैं। लेकिन द रेंज फ्रॉम तकरीबन 1 लाख रुपए से लेके तकरीबन 4-5 लाख रुपए तक, और शायद उससे भी ज़्यादा ये इस्तेमाल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज़ अगर कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट आपके पास आ जाता है, जैसे आपने बात की, उस सारे सिनेरियो में क्या बजट आ 3 जाता से है? 4 लाख। 3 से 4 लाख में मतलब वो फीमेल उस पोज़ीशन में होती है कि वो बेबी बॉर्न कर सके? वी होप सो। देखिए, गारंटी तो कोई किसी को नहीं दे सकता। लेकिन आप चेक कैसे हो जाएगा, अगर एक एग्स नहीं बन रहे और कुछ अरसे बाद वो एग्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि आप ये काम जो कर रहे हैं दैट इज़ इफ़ेक्टिव। तो मुझे ये बताएँ कि कभी ऐसे भी पेशेंट्स गए हैं कि आपने उनको मतलब अपनी साइड से तो 110% दिया हो, लेकिन उनको रिज़ल्ट्स उस तरह के ना हुए हों? जी, बिल्कुल होता है। ऐसे कौन से केसेस थे? इन्हीं केसेस के अंदर हुँ। हम इसीलिए सबको कुछ भी करने से पहले इनको सारा ब्रीफ करते हैं। हुँ। एक-एक चीज़ उनको बताते हैं, भई इसके अंदर ये चीज़ें भी। आप मुझे ये बताएँ, लोगों ने हार्ट ट्रांसप्लांट कराए, लोगों ने 30-30 लाख रुपए के घुटने चेंज कराए, बिल्कुल ऐसे। लोगों ने बाकी सर्जरीज़ कराई, क्या 100% सक्सेसफुल है? हुँ। ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि हमने अपने पेशेंट को तफ़सील से बता देना है कि इसके ये हो सकता है, या नहीं हो सकता। इतने परसेंट सक्सेस के चांसेस है, इतने परसेंट सक्सेस नहीं भी हो सकती। डिसाइड करना तो पेशेंट का काम है ना। हमारा काम है उनको ऑप्शंस देना, उनको ये बताना कि दिस इज़ व्हाट वी कैन डू फॉर यू, या मैं नहीं कर सकता, कोई और कर देगा। लेकिन अगर आप एक चांस लेना चाहते हैं, तो आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जैसे आप इसको फ्यूचर फील्ड कह रहे हैं, फ्यूचर ऑफ द डॉक्टर कह रहे हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन्स को और स्टेम सेल्स थेरेपी को, तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में किस टाइम तक जो है ना ये चीज़ें बड़ी कॉमन हो जाएंगी? जैसे अभी 2025 है, तो अभी इस पे बात होना स्टार्ट हो गई है, हम भी बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं।
हैं, तो पाकिस्तान में ये कॉमन कब हो जाएगा? बहुत जल्दी, जितना हम सोच रहे हैं उससे पहले, मे बी विदिन 5 ईयर्स सारा कुछ शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब कितने लोगों ने इसकी प्रोडक्शन के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया है, छोटे लेवल पे प्रोडक्शन शुरू भी हो गई है। जितनी देखिए तो सप्लाई एंड डिमांड है, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ती जाएगी। यहाँ पे भी कंपनीज इंटरेस्टेड होंगी, बनाना शुरू कर देंगी, इंपोर्ट ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। सो विदिन 5 ईयर्स, जैसे आपको इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आ रही है, नई इलेक्ट्रिक की बाइक चलनी शुरू हो गई हैं, इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई हैं, तो ये भी उसी तरह की चीज़ है। विदिन फ्यू ईयर्स आप देखेंगे हर तरफ इसको। तो इसके यानी नुकसान किसी किस्म का नहीं है कोई भी? अभी तक तो नुकसान ऐसा कोई इस तरह का डेवस्टेटिंग नुकसान कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान यही हो सकता है कि आपने सोचा कि मुझे ये रिज़ल्ट मिलेगा, तो बाज़ औक़ात वो रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिलता। लेकिन उसका कोई नेगेटिव नुकसान जो है, वो अभी तक तो हमने नहीं देखा। अच्छा, जैसे हम एजिंग कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मतलब एजिंग एक ऐसी चीज़ है कि एज के साथ-साथ आनी ही आनी है, आप पे बुढ़ापा आता ही आता है, ठीक है? तो अगर हम ये अपने स्टेम सेल्स बाहर स्टोर करवा भी देते हैं और आज से 10 साल बाद, लाइक जब मैं 50 में जाऊँगी या 60s में जाऊँगी, तो मैं कहूँगी कि नहीं भई, अब जो है ना मुझे इनकी नीड है, तो मुझे दोबारा से वो मेरे सेल्स दे दें आप, ताकि मैं इसको अपनी बॉडी के अंदर यूज़ कर सकूँ। तो क्या मैं सिर्फ़ फ़िज़िकली यंग दिखूँगी कि इंटरनली भी मैं उसी तरह यंग हो जाऊँगी? देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि गाड़ी को सिर्फ़ पेंट कराने से गाड़ी नई नहीं हो जाती। हुँ। जब तक हम फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, चाहे जिनका भी नाम आपने लिया, अनिल कपूर का नाम लिया, मैंने रोनाल्डो का नाम लिया, वो देखें फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो हुँ। सिर्फ़ इंजेक्शन लगाने से या सिर्फ़ सेल्स डलवाने से बंदा जवान नहीं होगा, जब तक हुँ। उस कैपेबल ही नहीं होगा उस फ़िटनेस के लेवल पे जाने के बाद। तो अगर हुँ। आप लगाएगा तो वो फिट हो सकता है। हाँ, बाकी रहेगी बात आपकी, डिपेंड ये करता है कि उससे पहले डैमेज कितना हो चुका है। मतलब हुँ। किसी बंदे को 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, जिस बंदे को कोई लिवर की कोई बीमारी लग चुकी है, जिस बंदे के गुर्दे काम नहीं कर रहे या कोई और मसला है या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो ऑब्वियसली उसका इफ़ेक्ट वो नहीं होगा जो एक यंग होने की सूरत में होता। लेकिन डेफ़िनेटली बजाय इसके कि वो बाहर की चीज़ ले, ये सारी चीज़ों में उसकी हेल्प हो सकती है, सारी बीमारियाँ बेहतर हो सकती हैं, लेकिन उसका फ़िज़िकली फ़िट होना, अपने आप का ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, तो क्या इसमें भी एक्सोसोम्स या स्टेम सेल थेरेपी काम आ सकती है? ये बिल्कुल काम कर सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर उसको स्टेम सेल्स या ये एक्सोसोम्स दे दिए जाएँ, तो उसके जो डायबिटीज़ का लेवल है, वो बेहतर हो सकता है। जो प्रोडक्शन है, जो इंसुलिन की पैंक्रियाज़ में से, वो बेहतर हो सकती है। सो थ्योरेटिकली येस, दिस इज़ पॉसिबल कि ये हो सकता है। कुछ अरसे बाद इसके इलाज के ट्रीटमेंट में ये पार्ट आ जाए कि अगर आप उनको स्टेम सेल्स या एक्सोसोम दे दें, तो वो जो पैंक्रियाज़ जो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, हो सकता है उनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाए, तो उसकी डायबिटीज़ ही ख़त्म हो जाए। यानी अब जैसे मेरी मदर को डायबिटीज़ है, उन्हें पिछले कोई 7, 8, 9 साल से डायबिटीज़ है। तो अगर उनका एक दफ़ा चेकअप करवाया जाए, कोई इस तरह का डैमेज नहीं हुआ, तो क्या उनकी डायबिटीज़, यानी वो इंसुलिन लगाती हैं, तो क्या वो इंसुलिन लगाना छोड़ सकती हैं? बिल्कुल छोड़ सकती हैं, लेकिन डिपेंड ही करता है कि एक्सटेंट ऑफ डैमेज कितना था, कॉज़ ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन जो ख़त्म होगी, उसकी वजह क्या हो सकती है। सो एक पूरे का पूरा ये एक 1+1 रूल नहीं होता। हुँ। आपको जब तक आप किसी को डायग्नोज़ नहीं कर सकते कि प्रॉपर कॉज़ क्या है, जैसे मिसाल इनफर्टिलिटी की है, इनफर्टिलिटी की तो बहुत सारी कॉज़ेज़ हैं। बिल्कुल मैंने ऐसा तो है। उनमें से सिर्फ एक कॉज़ का ज़िक्र किया कि अगर ये है, तो फिर हम अगर इस तरह करें तो इसमें फ़ायदा हो सकता है। इनफर्टिलिटी की 50 और कॉज़ेज़ भी हो सकती हैं। तो हुँ। हर कॉज़ का इलाज सिर्फ स्टेम सेल्स और एक्सोसोम्स नहीं है। नहीं यू है। नीड टू फाइंड द कॉज़, इसकी वजह क्या है? अगर वजह वो है, तो उसका ट्रीटमेंट मौजूद है। ओज़ोन थेरेपी जो आप बता रहे हैं कि ओज़ोन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी और इसके अलावा एक्सोसोम्स थेरेपी, ये ऐसे समझा दें कि हमारी ऑडियंस को समझ में आ जाए कि ये तीनों थेरेपीज़ क्या हैं और इसकी मज़ीद आगे टाइप्स क्या हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, अब आसान अल्फाज़ों में कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ओज़ोन इज़ बेसिकली ऑक्सीजन है। ये तमाम समझने की, ये तमाम मुख्तलिफ़ शाखें हैं रीजनरेटिव मेडिसिन की। हुँ। ओज़ोन सबसे सिंपलेस्ट फ़ॉर्म है। हम एक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन लेते हैं, उसको हम उसकी ओज़ोन बनाते हैं और वो बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। सिंपल, कुछ बाहर से नहीं आ रहा, कुछ और चीज़ नहीं लग रही, सिर्फ ओज़ोन लग रही है। ये करेगी, ये मसल्स को स्ट्रेंथ दे देती है, पेन मैनेजमेंट में हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। हम इसको डिस्क में इस्तेमाल करते हैं, जिनकी डिस्क सियाटिका होती है, जिनकी बिल्कुल। डिस्क स्लिप कर जाती है। ये ओज़ोन उस डिस्क को श्रिंक कर देती है। हम 10 मिनट का प्रोसीजर करते हैं, आधा घंटा पेशेंट को रेस्ट कराते हैं, फिर वो घर चला जाता है। अच्छा, पेन इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमने पेन को ख़त्म नहीं करना, पेन की वजह को वजह ख़त्म को करना है। ख़त्म करना। जब एक डिस्क है जिसने जाके एक नस को प्रेस किया हुआ है, उस वजह से दर्द हो रही है, तो हम पेन किलर नहीं दे रहे। हुँ। हम एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसने उस नस की जो कंप्रेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी।
जब वो कंप्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो दर्द खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन है, साइड इफ़ेक्ट इसका कोई भी नहीं है। सो हमने देखे तकरीबन ओज़ोन से कोई 90,000 पेशेंट्स पाकिस्तान में sciatica के ट्रीट किए हैं। उनमें से कुछ 75 to 85% पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हैं। उनमें से कुछ ऐसे पेशेंट जो कहते हैं हमारी कुछ दर्द है, ज़्यादा चलेगी, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं 100 में से तकरीबन 5% जो कहते हैं हमें कोई इसमें आराम नहीं आया, बट स्टिल दिस रिज़ल्ट इज़ मच बेटर दैन सर्जरी। कि सर्जरी के तो अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, उसमें एनेस्थीसिया भी देते हैं, उसके और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। इसमें तो सिर्फ आपने ऑक्सीजन दी। यानी ये समझ लें कि ये रीजनरेटिव मेडिसिन की बिल्कुल बेसिक सी फॉर्म है। अगला स्टेप आता है पीआरपी। ठीक है, पीआरपी हम निकालते हैं पेशेंट के अंदर से। ठीक पेशेंट है। का ब्लड निकाला, उसको लैब में भेजा, उसके अंदर से हमने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग कर लिया। यानी इसमें भी कोई चीज़ और है ही नहीं है सिवाय मरीज़ के, इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अगला स्टेप आ गया स्टेम सेल्स। स्टेम सेल भी हमने पेशेंट में से ही निकाले, चाहे अच्छा। वो बोन मैरो में से निकाले, चाहे वो उनके पेट में से, फैट में से निकाले या किसी और सोर्स में से निकाले, उनको हमने प्रिपेयर किया और उसी पेशेंट को लगा दिया। लिहाजा उसका क्या नुकसान हुआ? उसका भी कोई नुकसान नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और के स्टेम सेल्स आप अपनी बॉडी पे लगवा लो? ये मुश्किल काम है। अच्छा। स्टेम सेल्स के लिए फिर आपको उसी के अगर लगे जाएँगे तो उसको हम यानी ये समझें कि ऑटो किस्म की चीज़ है जो कि आपको अपने ही ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी और की चीज़ लगानी है, उसको हम एक्सोसोम्स कहते हैं। ठीक एक है। बंदा वो चाहता है कि मेरी जिस्म के अंदर कोई सुराख ना करें आप, मेरा कोई ब्लड ना निकालें, मेरी कोई फैट ना निकालें, मेरी को आप जो बोन मैरो ना निकालें, तो उनके लिए जो नेक्स्ट जो अभी लेटेस्ट जो चीज़ चल रही है वो एक्सोसोम्स है। एक्सोसोम। एक्सोसोम की प्रोडक्शन साइट कहीं पे भी होगी। अब आप उनको जब वापस एक छोटी सी एक इतनी वायल में आते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, उनको लगा देते हैं, उससे भी जो आप कंसर्न्ड आपकी रिक्वायरमेंट है, जो टारगेट है, उस तक वो पहुंच जाएंगे और वो अपना काम शुरू कर तो देंगे। ऐसा होता है कि किसी और के एक्सोसोम्स आपने किसी दूसरे की बॉडी में जब लगाए तो रिएक्ट करके? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मैसेज का काम देना है। ठीक है। इन्होंने और कुछ नहीं करना। ये समझे कि ये एक डिलीवरी बॉय है, उसका काम सिर्फ ये है कि उसने आपके आके डिलीवरी दे देनी है। उस डब्बे के अंदर क्या उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सो लिहाजा डिलीवरी से कुछ नहीं होता। ठीक तो है। आज तक कभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी को उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, रिएक्शन हुआ हो या कोई ऐसा कोई अमल हुआ हो जिससे पेशेंट को नुकसान हुआ हो। कम से कम मेरे नॉलेज में जितना भी हमने काम किया अभी तक नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो नहीं बाज़ औक़ात उतना नहीं आता, लेकिन वो पहले भी तो कौन-सा रिज़ल्ट आ रहा है। सो कोशिश करने में, ट्राई करने में ऐसी चीज़ कोई हर्ज नहीं है जिसका आपको पता है कि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ओज़ोन थेरेपी जो है वो आपकी बिल्कुल जो है वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है। तो इसका जो है बजट ये भी 1 लाख से स्टार्ट होता है और आगे फिर नहीं, नहीं, फर्दर नहीं, जाता है? ओज़ोन थेरेपी का बजट तो उसकी निस्बत बहुत कम है। जैसे हम माइग्रेन करते हैं, मेरे पास अब माइग्रेन के बहुत लोग आते हैं, तो उसमें तो ये तो 4-5 हज़ार रुपए का काम है बस। उसमें अपने माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट हम करते हैं, एक सेशन उसमें स्किन में लगाते हैं ओज़ोन को और उससे कई हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट जो हैं वो माशाल्लाह बेहतर हैं। उसके बाद 3-4 सेशन हम इसके फ्री कर देते हैं। मैं मियाँ हॉस्पिटल में होता हूँ, हम ये ओज़ोन के बहुत सारे प्रोसीजर्स मियाँ में हम टोटली फ्री करते हैं। तो इसी तरह जो पीआरपीज़ हैं वो चंद हज़ार का काम है, क्योंकि उसमें से बाहर की कोई चीज़ नहीं लग रही, स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ नहीं हो रहा। आपने उसको सिर्फ ब्लड निकाला, उसको प्रिपेयर करना है और उसको तरीके से लगा देना है। यदि ये चंद हज़ार का काम है, ये भी महंगा नहीं है। चीज़ें उस वक़्त महंगी होना शुरू होती हैं जब आपको स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसकी जो स्टेम सेल्स की जो प्रोडक्शन की जो मटीरियल, इक्विपमेंट, जो चीज़ें यूज़ होती हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और ये जो चीज़ें हम एक्सोसोम्स है, ये चूँकि अक्सरियत इनकी इम्पोर्ट होती है। अब अगले में वहाँ से पता नहीं प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, जब वो डॉलर्स में, यूरोज़ में या पाउंड में कन्वर्ट होगी, पाकिस्तान पहुँचेगी, तो उसकी कन्वर्शन रेट के मुताबिक इससे चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लेकिन मेरा अभी भी ख्याल यही है कि जैसे ही इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जैसे इनकी इंपोर्ट ज़्यादा होगी, तो उनकी प्राइस कम होना शुरू कम हो होना जाएगी स्टार्ट और हो जाए। डेफ़िनेटली उस रेंज में आ जाएगी जिसमें हर कोई बंदा इसको लगवा सकेगा और ये एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। जैसे आप बता रहे हैं कि रीजनरेटिव मेडिसिन आपकी एजिंग में, आपकी हीलिंग में, आपकी डिफरेंट डिजीज़ेज़ में काम करती है। तो इसका जो है डिजीज़ेज़ के अलावा और कोई ऐसा पर्पस है जो अभी तक किसी ने सुना ना हो, जो बहुत वियर्ड हो या जो बड़ा कोई न्यू यूनिक हो? आप एक बूढ़े बंदे को जवान कर दें, एक अनफिट बंदे को फिट कर दें, एक हार्ट अटैक के मरीज़ को सही कर दें, एक फालिज के मरीज़ को
बेहतर कर दें, तो इससे बड़ी यूनिक चीज़ क्या हो सकती है? लोगों का ये ख्वाब होता है कि मैं किसी तरह से चलूँ। मेरे पास जो लोग सियाटिका के साथ आते हैं, उनका ये ख्वाब होता है कि हम ज़िंदगी में कभी सजदा करें। जो घुटने के दर्द के लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है कि मैं कभी बैठ के नमाज़ पढ़ूँ। जो लोग इसी तरह, जो फ़ालिज का मरीज़ होगा, उसकी ज़िंदगी की ख्वाहिश होगी कि मैं ग्राउंड का एक चक्कर लगा लूँ। जो हार्ट हम्म। अटैक का मरीज़ होगा, उसका दिल ये करेगा कि मैं रनिंग करके देखूँ। जब आप उनकी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, ख्वाब पूरे कर सकते हैं, उनको ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं, उनकी डिप्रेशन को, उनकी एंग्ज़ायटी को, उनकी फ़िक्र को दूर कर सकते हैं, उनकी फ़ैमिली को खुश कर सकते हैं, तो इससे बड़ा आपको इनाम, इससे बड़ी प्रोडक्शन, इससे बड़ी सोचें कि खुशी क्या चाहिए? तो जैसे अगर हम एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या हम अपनी उम्र को भी कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब हम ये कर सकते हैं कि नहीं यार मैं इतने साल तो ज़िंदा रह सकता हूँ। मरना जो है वो भी थोड़ा हम कंट्रोल कर सकते हैं? ये तो अल्लाह के पास है, पैदाइश और मौत तो अल्लाह के पास है। नहीं मतलब हम हेल्दी लाइफ हम गुज़ारें। सिर्फ चाहते ये हैं, बीइंग ए डॉक्टर, कि हम चाहते ये हैं कि जितनी अल्लाह ज़िंदगी दे, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो अच्छी होनी चाहिए। हुँ। आप फिट रहें, आप चलते-फिरते रहें, भागते-दौड़ते रहें, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है। उस फिटनेस में कुछ ताल्लुक तो डॉक्टरों का हो सकता है, इन सारी चीज़ों का हो सकता है, लेकिन जब तक आप अपनी डाइट ठीक नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, हम अपने आप को फिट खुद नहीं रखते, बताने का मकसद ये है कि हम जितने मर्ज़ी जो कोशिश कर लें, इंजेक्शंस लगा लें, पैसे खर्च लें और मेहनत कर लें, जब तक वो बंदा जिसको हम ट्रीट करना चाह रहे हैं, जब तक वो खुद ठीक नहीं होना चाहता, वो नहीं जब हो तक वो सकता। खुद फिट नहीं होना चाहता, जब तक वो अपना ध्यान नहीं रखता, अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का, अपनी सेहत का, उस वक़्त तक वो सिर्फ़ टीके और गोलियाँ और प्रोसीजर उसको फिट नहीं कर सकते। जब भी हम ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो हम अगर अपनी एज को कंट्रोल कर भी लें तो क्या उसके बाद भी हमें ये जैसे हम विटामिन्स ले लेते हैं, हम कैल्शियम्स ले लेते हैं, हम इस तरह की चीज़ें लेते हैं कि जिससे हमारे नेल्स अच्छे रहें, हमारे बाल अच्छे रहें, हमारी स्किन अच्छी रहे, तो क्या तब भी हमें ये मेडिकेशन लेनी चाहिए? बहुत कम, बहुत ठीक कम। है। अब ये देखें कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उनमें हुँ। से कितने लोग थे जो मल्टीविटामिन्स लेते थे? कितने वो लोग थे जिनकी इस किस्म की सारी चीज़ें वो लेकिन वो इस्तेमाल खाना करते थे? बहुत अच्छा खाते थे, वो देसी घी खाते थे, वो वो पंजीरियाँ खाते थे, उनके आप खाने बहुत सब अच्छे कुछ थे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ये भूल जाती हैं वो फिज़िकल एक्सर्शन कितनी करते थे। हाँ, ये भी है, बिल्कुल ऐसे। मेन चीज़ ये है कि आप जो मर्ज़ी खाएँ, लेकिन हुँ। जब अगर अगर आप उसको हज़म कर सकते हैं, आप फिज़िकली एक्सर्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ खाया जा सकता है अनटिल अनलेस हम उसको बर्न आउट कर लें। हुँ। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं खाते सारा कुछ थे, लेकिन वो फिज़िकल मेहनत कितनी करते थे। तो यही बात है, आप जो मर्ज़ी लें, आप उसको फिज़िकली बर्न आउट कर लें, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं। हाँ, ये जो मल्टीविटामिन्स हैं, ये ज़रूर लेने चाहिए, लेकिन इनकी क्वांटिटी वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और जैसे ये नीज़ का आपने बताया कि कार्टिलेज अगर ख़त्म होता है तो उसके उस टाइम पे भी लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर्स ले रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनके घुटनों में दर्द होती है। और इसी तरह अगर आप किसी भी डिज़ीज़ के बारे में बात की जाए तो वो मेडिकेशन उस टाइम पे उसकी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये प्रोसीजर कर देते हैं, बेशक वो एक्सोसोम्स का हो, बेशक वो ओज़ोन थेरेपी हो या वो स्टेम सेल थेरेपी हो, तो क्या उसके बाद भी मेडिसिन आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है? ऑलमोस्ट हमारे पास रोज़ पेशेंट्स आते हैं, जिनको हुँ। हम ट्रीट करते हैं, जिनको हम चाहे एक्सोसोम्स की हैं, चाहे पीआरपीज़ की हैं, चाहे वो उनकी ओज़ोन की है। जब उनकी दर्द ही नहीं है, तो फिर वो दवाई किस चीज़ की लेंगे? तो अगर हुँ। पेन किलर तो उस सूरत में लेंगे ना जब पेन होगी। जब पेन ही नहीं है, तो फिर पेन किलर क्यों लेनी है? और हुँ। किसका दिल करता है दवाइयाँ खाम-खा के खाने को? लिहाज़ा जो-जो चीज़ आपकी ठीक होती जाएगी, वो दवाइयाँ सारी माइनस होती जाएँगी। एक दफ़ा अगर किसी चीज़ को आपने ट्रीट कर दिया, तो क्या वो दोबारा हो सकती है या ऐसा कोई पेशेंट जिनको दोबारा से उसी टाइम पे, उसी जगह पे दर्द हो गई हो? बिल्कुल हो सकती है, अगर अपनी एहतियात नहीं करेंगे, अपनी फ़िटनेस का ख़्याल नहीं रखेंगे, किसी को चोट लग गई, कोई गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वो फ़िटनेस का लेवल अपने आप को मेंटेन रखेंगे, तो इसके दोबारा होने के चांसेस बहुत कम तो हैं। एहतियात क्या है इसके बाद? ये डिपेंड करता है किस चीज़ की थेरेपी की। तो हमारी फ़िज़ियोथेरेपी की टीम है, वो उनको गाइड करती है कि आपने चाहे वो घुटनों की है, कमर की है, कंधों की है या सर्वाइकल स्पाइन इसकी की है, माइग्रेन की, हर एक उसके मुताबिक उसकी एहतियात बताते हैं, भई आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करना। लेकिन वो हर फ़ील्ड की, हर पोर्शन की अपनी एहतियात है, उनको उसके मुताबिक फ़ॉलो करना होता है। सिर्फ़ बीच में टिप ये होती है कि आप अपने आप को ये ध्यान रखें कि फ़िज़िकल एक्सर्शन एक हद से ज़्यादा ना हो, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ ज़रूर करते रहें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, जंक फूड
से परहेज़ करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, ओवरऑल फिटनेस ठीक रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही ठीक रहेंगी। तो ये जैसे हम अक्सर जो डाइटिशियंस आते हैं वो कहते हैं कि भाई आप अपनी डाइट बहुत अच्छी रखो, आप अपने खाने में ये चीज़ें ऐड करो, तो फिर जो है ना आप एक अच्छे टाइम तक यंग रह सकते हैं। तो यानी ये चीज़ें एग्जिस्ट जी, करती हैं। बिल्कुल एग्ज़िस्ट करती हैं। डाइटिशियंस हैं, वो इस चीज़ के प्रोफ़ेशनल हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए ताकि आपको अपनी बॉडी के मुताबिक देखें, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, मेरी हाँ कैलोरी बिल्कुल रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। तो हमें अपने मुताबिक ये देखना चाहिए कि मुझे क्या सूट करता है और मुझे कितनी कैलोरी चाहिए, मेरी फ़िज़िकल एक्सर्शन कितनी है। अगर कोई डाइटिशियन हमें गाइड कर दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी नई जानकारी मिली होगी। तो इससे रिलेटेड अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।